सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। रॉक इस टीम के सभी मेंबर का आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। लॉ ऑफ वन यानी कि एक का कानून, एक का ज्ञान या एक का तरीका। इसका आज 5वां सेशन है, 5वां सत्र है। और ये जो सत्र है ये 23 जनवरी 1981 को रिकॉर्ड किया गया है। तो इस बुक में जो रा कहते हैं कि जो अनंत रचयिता द्वारा जो हमें इस किताब द्वारा जो जानकारी दी गई है, वो समस्त सूचनाएं या तो आप जान सकते हैं या मान सकते हैं, या आप उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसको सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी फ्री विल है। जो भी इंफॉर्मेशन इस अनंत रचयिता द्वारा इस किताब के माध्यम से हम तक पहुंचाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। रा बोलते हैं, हम रा हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं और अब हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद में इस तरह से बोलने का मतलब है कि जो कार्ला है उनके माध्यम से रा संवाद कर रहे हैं, तो कार्ला के माध्यम से ही वो ये संदेश डॉन और उनकी टीम को दे रहे हैं कि अब वो संवाद करने के लिए रेडी हैं। तो डॉन जो है वो उनसे पूछ रहे हैं कि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे या जब हमने संवाद किया था तो हम उपचार सीखने की बात कर रहे थे। पिछली बार का मतलब यहाँ से दोस्तों है पिछला सेशन, जो 4th सेशन हुआ था, उसमें उपचार की विधि की बात की जा रही थी रॉ के द्वारा। तो डॉन पूछ रहे हैं कि वो जो हम बात कर रहे थे, तो यह मेरा विचार है कि जो जानकारी आपने पिछले सत्र में दिया है कि सबसे पहले कुछ अनुशासन और अभ्यास के द्वारा स्वयं को शुद्ध करना आवश्यक है, तो उपचार के उद्देश्य से ये आवश्यक है कि उदाहरण के लिए और संभवतः कुछ अभ्यास ऐसा हो जो रोगी को दिमागी तौर पर तैयार कर दे कि जिससे वो स्वयं को ही ठीक कर ले। क्या ये सही है? ऐसा डॉन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे डॉन एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी इलाज की जो प्रक्रिया आपने बताई है, रॉ से वो पूछ रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि मेरे विचार में जो मैं समझा हूँ वो ये है ना कि पहले स्वयं को हम कुछ अनुशासन और अभ्यास के माध्यम से पहले हम स्वयं को शुद्ध कर लें, और जो मरीज है जिसका इलाज किया जाना है वो भी उसी अनुशासन और अभ्यास के माध्यम से अपने सोचने का जो तरीका है ना, उसको वो उस अनंत रचयिता की तरफ झुका दे, यानी कि वो भी उसी तरह सोचे जैसे कि इलाज करने वाला सोच रहा है। ऐसा डॉन उनसे पूछ रहे हैं। तो रा यहाँ पे कहते हैं कि सही है, यद्यपि आपका सीखना, समझना, विरूपण अनिवार्य रूप से सही है,
यानी आप ठीक तरह से समझ रहे हैं। कंपन ध्वनि परिसर की आपकी चुनाव पूरी तरह से सटीक नहीं है, क्योंकि यह भाषा अनुमति देती है, यानी कि आप इसे अच्छी तरह से शब्दों में नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ पे रॉ कह रहे हैं कि आप समझ तो सही रहे हैं, पर जिस कंपनता में आप रहते हैं उसमें एक माध्यम है, वो है भाषा। और जिस भाषा के चयन से आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उसमें शब्दों का जो चुनाव है ना, वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब है कि रॉ ये डॉन को बोल रहे हैं कि आप सही समझे, इलाज का जो भी प्रोसेस है वो आप सही समझे, पर शब्दों का चयन आपका सही नहीं है, आप ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी कंपनता में भाषा है। और जब भाषा माध्यम होती है किसी भावनाओं को व्यक्त करने का, तो संभवतः कई बार भावनाओं को समझाने में वो उतनी सक्सेस या उतनी सफल नहीं हो पाती है। तो आगे रॉ कहते हैं कि यह बात नहीं है कि चिकित्सक काम करता है, ये व्यवहारिक रूप से अपने आप में मौजूद है, यानी कि स्वयं को ठीक करने की काबिलियत सबके अंदर होती है। चिकित्सक तो केवल उत्प्रेरक होता है, यानी कि बस एक माध्यम है। इस उपकरण की तरह, उपकरण यहाँ पे दोस्तों कार्ला को बोला गया है, क्योंकि कार्ला को एज ए इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज कर रहे हैं, रॉ की टीम कार्ला को माध्यम बना के वो संवाद कर पा रहे हैं डॉन की टीम से। तो इस उपकरण यानी कि कार्ला की तरह जो हमारे शब्दों के लिए चैनल प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक है, फिर भी उदाहरण या किसी भी प्रकार के अभ्यास से इस कार्य के लिए कोई विचार नहीं किया जा सकता है। यानी कि इसे फिर भी वही लोग कर सकते हैं जो स्वयं पर काम करते हैं, जिनमें यह स्वाभाविक रूप से आ जाता है और जिन्हें इसे करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। अब रा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं कि जो इलाज करने वाला है ना, या जो आपका चिकित्सक है, वो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे कार्ला यहाँ पे एक माध्यम है जिसके माध्यम से रा यानी कि हम यानी कि रॉ बात कर पा रहे हैं। उसी प्रकार इलाज करना भी ऐसा ही है कि हम और आप इलाज कर रहे हैं, परंतु जिसका इलाज होना है उसकी सोच भी, माने उसका सोच पैटर्न, थॉट पैटर्न जो है, वो भी परम रचयिता की सोच की तरफ झुका होना चाहिए। यहाँ पे एक बात समझने लायक है दोस्तों कि अगर जैसे कार्ला के माध्यम से रा संवाद कर रहे हैं, अगर डॉन और उसकी टीम की सोच भी वैसी नहीं है जैसी रॉ की है, तो क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाते? क्या वो ये बात कभी एक्सेप्ट कर पाते कि कार्ला के माध्यम से कोई रा है जो हमसे संवाद कर रहे हैं? वो खारिज कर देते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस इसका कुछ तो दिमागी है, वो सीधे खारिज कर देते। जैसे आज हमारा साइंस भी इस तरह की चीजों को खारिज करके कई बार कह देता ना कि उसकी मन स्थिति कुछ ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है करके। तो यहाँ पर डॉन और उसकी टीम भी वैसा ही सोचती है जैसा कि रॉ सोचते हैं, इसलिए वो संवाद कर पा रहे हैं। तो यहाँ रॉ ये बताना चाहते हैं। आगे चलते हैं। उपचार का कार्य इस मायने में समनुरूप है कि यह बुद्धिमान अनंतता के कुछ विरूपण को प्रसारित करने का एक रूप है, यानी कि हीलिंग करने वाला मात्र अनंत बुद्धिमानिता से अपने आप को जोड़कर उसके एक अंश को चैनल करके उपचार करता है। तो जो हीलिंग कर रहा है, जो चिकित्सक है, वो उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानी से जुड़कर उसके एक अंश मात्र से चैनलिंग करके उपचार करता है। तो यहाँ जो भी मरीज है, मरीज मतलब जो भी व्यक्ति ले लीजिए जो इसको समझना चाह रहा है, जो भी है, अगर वो अपने आप को उस तरह के सोच के पैटर्न में नहीं लाएगा तो वो अपना इलाज स्वयं से नहीं कर पाएगा। आगे डॉन पूछते हैं कि हमने उपचार की विधि सीखने और सिखाने को स्वीकार करने का फैसला किया है। यदि ये सम्मान या कर्तव्य हमें प्रदान किया जाए, मैं पहले कदम के बारे में पूछूंगा जिसे हमें पूरा करना चाहिए ताकि हम प्रभावी चिकित्सक बन सकें। जैसा कि पिछले सत्र में किसी उपचार की प्रक्रिया की बात हो रही थी, तो यहाँ पर जो डॉन है वो ये पूछ रहे हैं कि हमने ये फैसला किया है
हमने ये निर्णय लिया है कि ये जो विधि है उपचार की, इसको हम सीखना भी चाहते हैं, सिखाना भी चाहते हैं। तो अगर ये हमें कर्तव्य के रूप में या एक सम्मान के रूप में अगर हमें ये प्रदान की जाए, तो मैं इसके पहले चरण के बारे में जानना चाहूंगा, जिससे कि हम एक प्रभावी चिकित्सक बन सके। अब रा यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे रा, जैसे बार बार रा कहते हैं कि मैं रा हूँ, मतलब वो कार्ला के माध्यम से बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये कार्ला नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब रा बोल रहा हूँ। तो मैं रा हूँ, रा बोल रहे हैं कि यस, हम 3 चरण सिखाना या सीखने में पहली शिक्षा से प्रारंभ करेंगे। मतलब इस उपचार विधि के 3 चरण हैं, तो 3 चरण में हम पहली शिक्षा, मैंने पहले चरण से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे रॉ कह रहे हैं कि हम अनंत बुद्धिमानिता के साथ संपर्क के लिए आवश्यक मानसिक सीखना या सिखाना से शुरू करते हैं। मानसिक कार्य की शर्त है कि वो जब चाहे स्वयं की मौन को एक स्थिर अवस्था में बनाए रखे, यानी कि जो जब चाहे, जब तक चाहे ध्यान अवस्था में रहे, मन के दरवाजे की तरह उसको खुला होना चाहिए। मौन एक कुंजी है। यहाँ पर रॉ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क करना चाहते हैं, तो उसकी सबसे पहली चीज है मानसिक सीखना या सिखाना। और मानसिक कार्य मतलब आपको फिजिकल फॉर्म में कार्य नहीं करना है, आपको मन स्थिति या मानसिक रूप से कार्य करना है। तो उसके सबसे पहली शर्त है कि आपको पहले मौन होना पड़ेगा और उस मौन में स्थिर अवस्था में आना पड़ेगा। और जब तक चाहे आप ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। जब आपके मन के दरवाजे खुल जाएंगे, मन माने आपके जब अंतर पट के वो दरवाजे जब खुलेंगे, तो उन दरवाजों की जो चाबी है ना, वो है मौन। जब आप मौन हो जाएंगे तो आपके अंतर पट के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यहाँ पर रॉ ये बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली चीज रॉ ने यहाँ बताई है कि आपको मानसिक स्तर पे कार्य करना पड़ेगा, और वो मानसिक स्तर की सबसे पहली शर्त है मौन। मौन में स्थिर होना पड़ेगा, ध्यानावस्था में आना पड़ेगा, और जब अंतरपट के दरवाजे खुलेंगे तो मौन उस दरवाजे की चाबी है। आगे रा कहते हैं कि जब दिमाग का दरवाजा खुल जाता है, तो उसके अंदर पदानुक्रमित यानी कि हायरार्की जो है उसका एक निर्माण होता है। यानी यह काफी चरणों में बटा होगा, जैसा कि हम भूगोल या रेखा गणित में पाते हैं। क्योंकि पदानुक्रम यानी कि चरणबद्ध काफी नियमित होता है और उसमें आंतरिक संबंध होता है। अब यहाँ पे आगे रा ये कह रहे हैं कि जब आपके अंतर मन के दरवाजे खुलेंगे तब क्या होगा, तब आगे आप कैसा महसूस करेंगे। तो जब अंतर मन के दरवाजे खुलेंगे, जब आपके अंतरपट खुलेंगे, जब आपके दिव्य चक्षु खुलेंगे ना, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक आपको चरणबद्ध तरीके से एक हायरार्किक फॉर्म में मतलब पहले क्या होगा, फिर दूसरा क्या होगा, फिर तीसरा क्या होगा, ऐसे चरणबद्ध तरीके से वहां पर एक जगह है। और जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आप क्या करें कि इसमें जब आप फोकस करेंगे तो आप इसके अंदर चलते चलिए, इसके अंदर जाते जाइए। तो जैसे कि भूगोल है, जैसा कि आपका ज्योमेट्री है, उसमें जो शेप्स है ना, वो शेप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये सारे शेप्स एक दूसरे में ऐसे बंधे हुए हैं, इस तरह से एक दूसरे में मतलब एक दूसरे में इस तरह से लिंकअप हैं कि हमें लगेगा कि इनका आंतरिक संबंध है, ये एक दूसरे से संबंधित है। बिना एक को जाने आप दूसरे पे जा ही नहीं पाओगे, ये इस तरह से लिंकअप है। तो रॉ कुछ इस तरह से बता के आगे अपनी बात कहते हैं कि मानसिक अनुशासन की अवधारणा में महारत हासिल करने के लिए स्वयं की जांच करना आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे रा ने पहले ही बोला है कि अगर आप उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इलाज तो वहीं से आएगा ना, तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है आपकी मानसिक स्थिति। आपको मानसिक स्तर पे मौन होके स्थिर होना पड़ेगा। और उसके लिए पहली जो शर्त है वो है आपकी मानसिक अनुशासन। और मानसिक अनुशासन से भी पहले है स्वयं को जानना। अगर आप अपने आप को शरीर ही मानते रहे तो आपने स्वयं को नहीं जाना।
और अगर आपने स्वयं को नहीं जाना, अगर आप शरीर जानते रहे अपने आप को, तो मानसिक अनुशासन की जो अवधारणा है उसमें महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सब करना है तो मानसिक अनुशासन और उसके भी पहले स्वयं को जानना जरूरी होगा। आपके आयाम की ध्रुवीकरण को आंतरिक किया जाना है। हमारा आयाम मतलब हम जिस संपन्नता में रह रहे हैं ना, उसका जो ध्रुवीकरण माने कि विभाजन, उसको आंतरिक करना माने आपको अंतर मन में जाना पड़ेगा, जहां आप अपने मन में धैर्य पाते हैं। आपको सचेत रूप से अधीरता को खोजना चाहिए और इसके उल्टा भी। प्रत्येक विचार, यहाँ पे राव ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपनी मन स्थिति तक जाना पड़ेगा, मन के स्तर तक जाना पड़ेगा, जहां पर आप धैर्य को महसूस करते हैं। और आपको सचेत रूप से, अब जब आपने यहाँ पे धैर्य को महसूस किया तो आपको इसके उल्टा सोचना है। धैर्य के उल्टा क्या होगा? धैर्य माने आप एक शांति को पकड़ के रखें। तो अब जब आपको शांति महसूस हो तो इसके उल्टे जाइए, मतलब आप अशांति को महसूस करिए। और कहीं पर अगर आप अशांति को महसूस कर रहे हैं तो तुरंत उसके उल्टे जाइए और शांति को महसूस करिए। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, वो आगे उन्होंने बताया है। प्रत्येक विचार जो एक प्राणी के पास होता है, बदले में एक प्रतिपक्ष भी होता है। कोई एक विचार हर एक प्राणी में है, कोई एक विचार, उसका उल्टा भी उसके अंदर ही है। जैसे बोलते ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अगर पॉजिटिव पक्ष है तो उसका नेगेटिव पक्ष भी होगा। तो हर प्राणी में एक विचार है, वो उस विचार का जो विचार है बदले में उसका प्रतिपक्ष भी होता है, यानी कि हर पक्ष का एक विपक्ष होता है और हमें उसे संतुलित करना होता है। मन के अनुशासन में सबसे पहले उन दोनों चीजों की पहचान करना शामिल है जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और जिन चीजों को आप अपने भीतर अस्वीकार करते हैं, और फिर प्रत्येक सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज को उनके बराबर के साथ संतुलित करते हैं। मन में सब कुछ समाहित है, इसलिए आपको अपने भीतर इस संपूर्णता की खोज करना चाहिए। अब राय यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप अपने अंदर संपूर्णता की खोज करना चाहते हैं तो आपको आपके अंदर जो भी विचार हैं तुरंत उनका अपोजिट भी सोच लेना है। आपको पहले ये देखना है कि आप अपने अंदर किन किन चीजों को स्वीकार करते हैं और किन किन चीजों को स्वीकार्य नहीं करते हैं। तो जिन जिन चीज को आप स्वीकार कर लेते हैं उनके अपोजिट जाके सोचिए, नकारात्मक सोचिए, और जिनको आप स्वीकार नहीं करते हैं उनके पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक जाके सोचिए। इससे क्या होगा? इससे एक संतुलन का भाव आएगा। जैसे हमने भी कई बार अब तक सुन रखा है कि आप बहुत ज्यादा दुख में बहुत ज्यादा दुखी मत होइए, खुशी में बहुत ज्यादा खुश मत होइए। जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं तो अपने जीवन के बहुत अच्छे और बहुत स्वर्णिम जो जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया था ऐसे मोमेंट को याद कर लीजिए। और जब आप बहुत ज्यादा खुशी को महसूस कर रहे हैं ना, तो अपने किसी दुख के पल को याद कर लीजिए। ऐसा हमने भी कहीं ना कहीं सुन रखा है। क्यों? उससे जीवन में संतुलन आता है, एक बैलेंस आता है। तो उसी संतुलन, उसी बैलेंसिंग की बात रॉ यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा मानसिक अनुशासन है आपको अपने भीतर के चेतना की पूर्णता को स्वीकार करना है। पहला मानसिक अनुशासन क्या था कि आपको पहले मानसिक अनुशासन लेकर आना है और उसके भी पहले अपने आप को जानना है। और जो दूसरा मानसिक अनुशासन है वो ये है कि आपको एक तो अपने आप को संपूर्णता को जानना है और जानकर उसको मानना, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम जान तो लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम सोल हैं, परंतु क्या हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में ला पाते हैं? हम उसको मान पाते हैं क्या? विजडम हमने ले लिया कि ठीक है ये शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है अगर शरीर नहीं हूँ, मैं ये सोल हूँ, तो क्या मैं उसे मान पा रही हूँ? क्या मैं उसे स्वीकार कर पा रही हूँ? ये स्वीकार करना जरूरी है, यहाँ पर बता रहे हैं। आगे चलते हैं। ये इसके लिए नहीं है कि भौतिक चेतना के ध्रुवीकरण में
कुछ विशेषताओं को सोच विचार कर चुना जाए। इस प्रकार रुकावटें और भ्रम पैदा करने वाले भूमिकाओं का निर्माण होता है। जो मन परिसर पहले से ही विकृत है, यानी कि आपको चेतना की पूर्णता को स्वीकार ना है, ताकि हमारे पहले से विकृत मन में और भी किसी तरह की रुकावट और भ्रम ना हो। हमें संतुलन के द्वारा अपने मन के रुकावटों को दूर करना है। प्रत्येक स्वीकृति कई विकृतियों के भाग को सहज बना देती है। आप जिसे निर्णय उत्पन्न करना कहते हैं। यहाँ पर राव फिर से बताना चाह रहे हैं कि इस जानकर मानने की प्रक्रिया को करने से निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि विभाजन का भी अच्छे से ज्ञान हमको होता चला जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने किसी चीज को संपूर्णता को जान लिया, परंतु अगर उसको नहीं माना, तो ये जो हमारा मन है ना, ये पहले से ही बहुत सारे भ्रम माया जाल में फंसा हुआ है। हमारा जो मन है वैसे ही बहुत चंचल है। अगर आपने किसी चीज को संपूर्णता या एक ज्ञान को लेकर, संपूर्णता के ज्ञान को लेकर उससे माना नहीं, तो ये मन और पहले से ही तो विकृत है, और विकृत होता चला जाएगा और भ्रमित होता चला जाएगा। तो अगर आपने जानकर मानने की प्रक्रिया को स्वीकार अगर कर लिया, तो ये भ्रम जो है ये सहज ही दूर होते चले जाएंगे, और विभाजन का भी हमको अच्छे से ज्ञान होता चला जाएगा कि विभाजन एक्चुअल में है क्या। इसी क्रम में राह आगे बोल रहे हैं कि मन का तीसरा अनुशासन ये है कि पहले की जो सीख है ना, उसको दोहराना, परंतु बाहर अपने साथियों की ओर जिनसे आप मिलते हो। यहाँ पे राह वननेस की बात करना चाह रहे हैं। आगे उन्होंने बोला है कि जो तीसरा अनुशासन है ना, वो ये है कि जो पहले के दो अनुशासन है ना, उनको प्रयोग में लाना है, पर खुद पे नहीं। आप अपने दोस्तों, जिनसे भी आप मिलते हैं, उनके साथ आपको ये प्रयोग में लेकर आना है। पहले सभी वस्तु में पूर्णता मौजूद है, इसलिए हर संतुलन की समझने की काबिलियत जरूरी है। जब आप धैर्य को देखते हैं, तो आप अपनी मानसिक समझ में धैर्य या अधीरता को प्रतिबिंबित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप धैर्य को महसूस कर पा रहे हैं, तो आप धैर्य या अधीरता माने धैर्य का विपरीत, आप उन दोनों को प्रतिबिंबित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आप अधीरता को देखते हैं, मतलब अशांति को देखते हैं, तो आपकी समझ की मानसिक विन्यास के लिए अधीरता या धैर्य होना आवश्यक है। हम इसे एक साधारण उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं। मन के अधिकांश विन्यासों के कई पहलू होते हैं, और कोई एक स्वयं के ध्रुवीकरण की समझ, या जिसे आप कहेंगे दूसरों का ध्रुवीकरण, को समझना जटिल कार्य है। यहाँ पर रॉ जो बताना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले आप संतुलन को ढूंढिए, और वो आप कैसे करेंगे? तो पहले स्वयं के भीतर, फिर दूसरों के भीतर, फिर इस अनंत रचयिता को हम समझ पाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अनंत रचयिता का संतुलन क्या है ये हम समझ पाएंगे, माने उस अनंत रचयिता का इंटेलिजेंस हम समझ पाएंगे। तो पहले आपको ध्रुवीकरण यानी कि विस्थापन यानी कि विभाजन पहले अपने अंदर देखना है कि मैं किस तरह से विभाजित हूँ। क्या मैं शरीर, मन और आत्मा में विभाजन और एकता को स्थापित कर पा रहा हूँ? अगर मैं अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ देख पा रहा हूँ, या उसमें विभाजन कर पा रहा हूँ कि ये मन है, ये शरीर है और ये मैं आत्मा हूँ, और विभाजन करके फिर जब मैं उसको एकता में, एकत्व में ला पा रहा हूँ, तो ये मैं तो स्वीकार कर लिया, पर यही चीज जब मैं किसी और को देखता हूँ, तो क्या ये मैं कर पा रही हूँ या मैं कर पा रहा हूँ? तो यहाँ पर राग कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप मानसिक अवधारणा या मानसिक अनुशासन का जो तीसरा नियम है ना, कि पहले खुद में, आप फिर दूसरों में, फिर इस अनंत रचयिता में आप इसी ज्ञान को अप्लाई करें, ताकि आप उस अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से जुड़ पाए और देख पाए कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इसके आगे राम बताना चाह रहे हैं कि अगला चरण अन्य स्वध्रुवीताओं की स्वीकृति है, जो दूसरे चरण को दर्शाता है। मानसिक अनुशासन सीखने के ये पहले 4 चरण हैं।
5वें चरण में हमारे मन, दूसरों का मन और सामूहिक मन और अनंत मन के भौगोलिक और ज्यामितीय संबंधों और अनुपातों का अवलोकन करना शामिल है। आपने जब 3 चरण या उसके 4 चरणों को देख लिया, अब 5वें चरण में हम क्या करेंगे, हम अपने मन को देखेंगे, फिर हम किसी दूसरे के मन को देखेंगे, फिर हम सामूहिक मन और उसके बाद उस अनंत रचयिता तक हम ऐसे पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई कोई अगर एक चीज का हमें कोई सिद्धांत निकालना है, तो मैंने क्या कहा, फिर सामने वाले ने उसी बात को दोहराई क्या, फिर एक समूह क्या कह रहा है, और उसके पीछे फिर हम उस दिव्य रोशनी या दिव्यता तक पहुंच जाते हैं कि अच्छा ये वहां से चला आ रहा है। तो धीरे धीरे करके हम उस अनंत रचयिता तक पहुंच जाते हैं। आगे के क्रम में रा कहना चाह रहे हैं, सीखने या सिखाने का दूसरा क्षेत्र शरीर परिसरों का अध्ययन या समझ है। यानी हमें अपने शरीर को अच्छी तरह जानना जरूरी है। यह मन का उपयोग करने का विषय है कि कैसे भावनाओं, पूर्वाग्रहों, जिसे आप भावनाएं कहते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। यानी कैसे हर तरह की भावनाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करती है। शारीरिक ध्रुवीकरणों को समझना और उन्हें स्वीकार करना दोनों आवश्यक होगा। शारीरिक ध्रुवीकरण का मतलब शारीरिक विभाजन। यह हमें समझना होगा कि हमारा किस तरह से फिजिकल फॉर्म में भी हम विभाजित होते हैं भावनाओं के लेवल पे, जिसे हम हमारे रासायनिक भौतिक अभिव्यक्ति को अपने मन में दोहराते रहने से यह चेतना में याद रह जाता है। यानी जब हम अपने ध्रुवीकरण को संतुलित कर लेंगे तो इसका प्रभाव भी हमारी क्रिया में भी सहज दिखाई देगा। हमें यह करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना होगा, यह स्वतः ही होने लगता है। जैसे कि राय इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि उन्होंने पहली बात ये कही कि हमें अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझना है। मतलब यहाँ पर यह जानना है कि भावनाओं और इच्छाओं का जो झुकाव है ना, उसकी वजह से जो हमारा शरीर है वो कैसे प्रभावित होता है। जैसे अगर हमें तेजी से गुस्सा आया तो हम देखते हैं कि हम मस्तिष्क के यानी दिमाग पे सक्रिय हो जाते हैं। तो तुरंत हमको संतुलन में प्रेम की भावनाओं को सोचना है। तो जब हम प्रेम की भावनाओं को सोचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हृदय की तरफ चले जाएंगे, अपने दिल की तरफ चले जाएंगे। मतलब गुस्सा आया तो दिमाग, और उसको तुरंत हमने मोल्ड किया प्रेम की भावना से, तो हम पहुंच गए दिल में। यानी हमने भावनाओं, जब भावनाएं आई, तीव्र इच्छा, तीव्र गुस्सा आया तो दिमाग प्रभावित हो गया, और जब तीव्र प्रेम की कोई स्पंदन या प्रेम का कोई भी आपको एक ऐसा महसूस हुआ, तीव्र प्रेम आपने हृदय में महसूस किया, तो आपका हृदय जो पार्ट, जो शरीर का जो हृदय भाग है वो महसूस हुआ। अगर आप डर गए या आप बहुत तेजी से घबरा गए तो आपका जो पेट है ना, जो मणिपुर चक्र है, इसके चारों ओर आपको प्रोसेस महसूस होगा। तो राय ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब भावनाएं तीव्र होती हैं तो आपके शरीर का कौन सा अंग प्रत्यंग कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और यही आपके ध्रुवीकरण को संतुलित भी करेगा। तो पहले आप अपने आप को समझिए, फिर दूसरों के हाव भाव भंगिमाओं को या जेस्चर को आप समझ पाएंगे। आगे इसी क्रम में राय ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर मन की रचना का प्राणी है। हमने बचपन से एक चीज सुनते आए हैं कि हम जो कुछ है, हम जो भी कुछ है ना, वो हम अब तक हमारी सोच का ही परिणाम है। ये भगवान बुद्धा ने भी कहा है कि हम जो कुछ हैं वो हमारी सोच का ही परिणाम है। तो यहाँ पे रा भी यही बात कह रहे हैं कि शरीर जो है ना, वो मन की रचना का प्राणी है, माने मन के अधीन है हमारा शरीर। और यहाँ एक बुक कनेक्ट करती है, अगर मुझे परमिशन है बताने की, कि यू कैन हील योरसेल्फ। ये जो बुक है ना, ये इस लाइन से कनेक्ट कर पा रही है कि जो हमारा शरीर है वो हमारी मन की रचना का परिणाम है। हम जैसे मन को डायरेक्शन देंगे, हमारा शरीर वैसा होता चला जाएगा। इसके अपने पूर्वाग्रह हैं, इसके लिए शरीर दिमाग के अनुसार ही कार्य करता है। सर्वप्रथम जैविक पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से समझ जाना चाहिए, और फिर इसके विपरीत पूर्वाग्रहों को समझना, उसमें पूर्ण अभिव्यक्ति की अनुमति दी जानी चाहिए।
फिर उसके विपरीत फिर से शरीर को एक संतुलित, साथ ही ध्रुवीकृत व्यक्ति के स्वरूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को तब तक पूरा किया जा सकता है। यानी कि जब जैविक पूर्वाग्रहों को और उसके विपरीत पूर्वाग्रहों को अच्छे से समझ लिया जाएगा, जब इन दोनों का संतुलन होना शुरू होता है, तब जाकर हमें किसी भी चीज की पूरी समझ होती है और दिमाग की सारी ध्रुवीकरण धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर राय ये बताना चाह रहे हैं कि स्थिरता को जानना, फिर उसको मानना, मतलब पहले आप अपने स्वरूप को जानें, संपूर्णता को जानें, फिर उसको मानना, ये जरूरी है। जैसे अच्छी भावना दिल में और बुरी भावना दिमाग में आती है, और डर की भावना से हमारा पेट का जो पोर्शन है, मणिपुर चक्र है, ये प्रभावित होता है। तो जो शरीर है वो दिमाग की ही एक रचना है, और इसका झुकाव, जैसे हम अपने पूर्वाग्रह कैसे पालते हैं ना, पूर्वाग्रह मतलब बचपन से सुनी सुनाई बातों को हमने माइंड सेट बना लिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द बोल दूं, लाइक मैं बोल दूं रावण, तो कुछ लोगों के हाव भाव जेस्चर आप देखेंगे, और अगर मैं बोल दूं राम, तो आप उनके हाव भाव देखिए, उनके जेस्चर देखिए। मैं बोल दूं अल्कोहल, तो मैं बोल दूं नॉन वेज, तो तुरंत हाव भाव, क्योंकि हमारा पूर्वाग्रह क्या है कि ये बेकार है। तो जो समझते हैं कि ये खाना बेकार है या रावण बुरा इंसान है, तो उनके हाव भाव देखिए, उनके पूर्वाग्रह देखिए, अपने अंदर की पूर्वाग्रह देखिए। और अगर मैंने कोई अच्छा शब्द बोला, फिर अपने हाव भाव को देखिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो झुकाव है, हमारा जो शरीर है, वो मन की रचना है, और उसका जो झुकाव, उसका अपना एक झुकाव है, उसका अपना एक पूर्वाग्रह पाल के वो बैठा है। तो हमें अपने जैविक शरीर के पूर्वाग्रहों को समझकर उसका उल्टा करना है। कैसे? अपनी फीलिंग को समझना है और उसको, उसके उल्टा हमको जाना है। जैसे मान लीजिए कि अंत में हमें जानकर उसको मानना ही है। जैसे अगर गुस्सा आ जाए, तो मैंने जैसे बताया, अगर गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आ गया, तो तुरंत आपको उसकी विपरीत जाके प्यार की अनुभूति को फील करना है, तो तुरंत आपको अपने हृदय में वापस आना है, और गुस्से से, दिमाग से जाके अपने को, मतलब गुस्से की भावना को बदल के प्यार की भावना को लेके आना है। अगर कभी आप लो फील कर रहे हैं, तो आपको अपने आप की एनर्जी को बढ़ाना है तुरंत, तो तुरंत अपनी भावनाओं को आपको यहाँ पर चेंज करना है, पूर्वाग्रहों से बाहर आना है। जो भी आप, अगर आपको सेम बहुत ज्यादा प्यार का अनुभव हो रहा है, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल भाव विभोर हो जा रहे हो आप किसी बात को लेकर, तुरंत आपको उसको बैलेंस करना है, किसी ऐसी चीज को सोचना है जिससे वो बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पर रा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, वो है संतुलन का। आपको हर तरह से संतुलन में आना है। इसके आगे रा बोल रहे हैं कि जैसे गुस्सा आने पर या उसका विपरीत भाव प्रेम भाव को सोचिए, और अगर गुस्सा दिमाग में आया है, प्रेम दिल में आएगा, तो संतुलन स्थापित अपने आप हो जाएगा। जब संतुलन होना शुरू होगा, तभी शरीर का संतुलन भी होगा। जब आप मन स्थिति से, मानसिक तौर पे जब आप संतुलन में आओगे, तो आपका शरीर भी क्या होगा, अपने आप संतुलन को बनाने लगेगा। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे, तो ये आपकी आदत में आ जाएगा। आपको इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, और आपके एक्शन में, यानी आपके कर्म में भी वो दिखाई देगा। यहाँ पर राय ये सब बता रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद का कार्य इस समझ को दूसरे व्यक्ति के शरीरों तक विस्तारित करना है। मतलब पहले तो ये कार्य आपको अपने ऊपर ही करना है, अपने आप को रोकना है, अपने आप को संतुलन में लाना है। कभी लो फील कर रहे हैं तो हाई पे लेके आना है, बहुत ज्यादा हाई फील कर रहे हैं तो भी आपको बैलेंसिंग वे में रहना है, क्योंकि संतुलन बना के चलना है। तो पहले आप अपने आप पे प्रयोग करेंगे, फिर आप दूसरों पे प्रयोग करेंगे। आप जिनसे भी मिलते हैं, जिनको भी आप दिन भर देखते हैं, अब आप ये प्रयोग उनके साथ करेंगे बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद जिनसे आप मिलेंगे, इसका सबसे सरल उदाहरण यह समझ है कि प्रत्येक जैविक पुरुष स्त्री है, प्रत्येक जैविक स्त्री पुरुष है, यानी कि है व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। यह एक साधारण उदाहरण है। हालांकि लगभग हर मामले में जहां आप स्वयं या अन्य स्वयं दूसरा व्यक्ति, अन्य स्वयं मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, उसके शरीर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप फिर से पाएंगे कि सबसे सूक्ष्म विवेक आवश्यक है।
ताकि इसमें शामिल ध्रुवीयता यानी विभाजन परिसरों को पूरी तरह से समझा जा सके। यानी कि अपने अन्य स्वयं को जानने के लिए बिना कोई धारणा बनाए उसे समझना आवश्यक है। कहने का मतलब है, अब जो यहाँ पे एक बात कही जा रही है ना कि जैविक पुरुष स्त्री है और जैविक स्त्री पुरुष है, अब ये क्या है? तो ये है अर्धनारीश्वर, अर्ध नर नारीश्वर की यहाँ पे बात कही जा रही है कि जैसे हम अगर ये देखें कि कोई महिला है, अगर उसके अंदर लीडिंग पावर है, जैसे हमारी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो उनके अंदर लीडिंग पावर था, तो बीइंग अ फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल होते हुए भी उनके अंदर लीडिंग पावर था, मतलब मेल एनर्जी थी, माने स्त्री में पुरुष की ऊर्जा भी थी। और ऐसे पुरुष देखिए जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी मौजूद रहती है। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर की यहाँ पे रॉ बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप दूसरों को मिलते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो आप अपने अंदर भी उस दोनों फेमिनाइन और मेल और फीमेल एनर्जी को रखते हुए जब आप दूसरों को देख रहे हैं, तब आप उनके अंदर भी अर्धनारीश्वर को देखें बिना किसी भेदभाव के। लास्ट में जो लाइन उन्होंने कही है कि यानी अन्य स्वयं को जानने के लिए बिना कोई धारणा बनाए, कोई भेदभाव की धारणा आपको नहीं बनाना है, लेकिन उनको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर हर तरह से आपको मानसिक अवधारणा में की बात को बताया गया है, वननेस की बात को बताया गया है और एक संतुलन स्थापित करने वाली बात को बताकर अर्धनारीश्वर पे लाकर बात को खत्म किया गया है। इस समय हम काम के अगले समय तक विवरण को बंद करने का सुझाव देंगे ताकि हम इसके महत्व के अनुरूप तीसरे क्षेत्र को समय दे सकें। अब रॉय यहाँ पर सेशन एंड करने की बात कह रहे हैं। तो इस उपकरण को छोड़ने से पहले, इस उपकरण माने कार्ला, चूंकि कार्ला को वो बीच बीच में आराम भी देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सेशन का अंत होता है। और अंत में जैसा कि रॉ हमेशा कहते हैं सत्र के अंत में कि हम तुम्हें अनंत रचयिता की प्रेम, रोशनी और उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर अब चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर 5 सेशन का एंड होता है। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.